Hello student, today we discuss about food chain and food web. In previous lectures we discussed types of ecosystem and components of ecosystem. Today we discuss functions of ecosystem. First, फूड चेन एंड फूड वेव. हम आज इस लेक्चर में फूड चेन और फूड वेव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे. इकोसिस्टम के फंक्शंस. किसी भी इकोसिस्टम के कार्य क्या हैं? कोई भी इकोसिस्टम इन 4 फंक्शंस को एक साथ करता है, या हम कह सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम में इन 4 फंक्शंस का एक साथ होता रहता है और वो इकोसिस्टम जो है वो आराम से सक्सेसफुली चलता रहता है. तो फर्स्ट है इसमें फूड चेन एंड फूड वेव. सेकंड, इकोलॉजिकल पिरामिड. थर्ड, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. एंड फोर्थ, बायोजियोकेमिकल साइकिल. ये सभी फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं. फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो और बायोजियोकेमिकल साइकिल, सभी फंक्शन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं. जैसे फूड चेन, इसमें जो डिफरेंट लेवल्स हैं उन्हीं से बनेगा इकोलॉजिकल पिरामिड. और जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो ये एनर्जी फ्लो है. और इन सब में जो भी केमिकल्स बन रहे हैं या अपघटित हो रहे हैं तो ये सब इनके साइकिल, मतलब इसमें जो भी केमिकल है वो रीयूज़ भी होगा और वो डेवलप भी होगा. फर्स्ट वन, फूड चेन. The transfer of food energy from the producers through a series of organisms is known as food chain. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक श्रेणी है उसमें प्रोड्यूसर से जो भी एनर्जी या जो भी फूड एनर्जी आ रही है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है या एक से दूसरे के पास जा रही है. ये जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ये एक पूरी चेन चल रही है कि जो प्रोड्यूसर्स है उनको कौन यूज़ कर रहा है? कंज्यूमर्स. फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर. तो ये पूरी की पूरी एक चेन बन जाती है और जिसे ही हम फूड चेन कहते हैं. द सिंपल फूड चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अवे इज नोन एज फूड चेन. अब इसमें देखिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. और ग्रीन प्लांट्स को कौन यूज़ करेगा? कौन से कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर. तो ये पूरी एक चेन डेवलप हो गई, एक पूरी चेन विकसित हो गई. अब जो ये चेन है इसको हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि इसमें ग्रीन ग्रास है, तो ग्रीन ग्रास क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया. तो ये जो ग्रीन ग्रास है ये आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, ये हो गए आपके प्रोड्यूसर. अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर. तो ये जो इसमें फूड चेन बनी हुई है ये बनी हुई है ग्रासलैंड की, ये बनी हुई है ग्रासलैंड की. तो ग्रास को किसने खाया? ग्रॉस हॉपर ने. अब ये ग्रॉस हॉपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर. ग्रॉस हॉपर को खा रहा है बर्ड, तो द बर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर. इसको बर्ड को किसने खाया? स्नैक ने. तो ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर. और स्नैक को खाएगा आउल.
तो ये हो गया आपका सुपर कंज्यूमर, या हम कह सकते हैं इसको ओमनीवरस। अब जब इन सब में से जिसकी भी डेड ऑर्गेनिक होगा, मतलब ये जब मरेंगे तो इनको जो है, या ये इनका जब लाइफ साइकिल इनकी ख़त्म होगी तो इनको डिकम्पोज करेंगे जो भी फंजाई है या बैक्टीरिया है, तो इन सबको इनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो वापस कहाँ पहुँच जाएगा, सॉइल में, या वापस ग्रास के पास पहुँच जाएगा। तो ये एक सिंपल फूड चेन है जो कहाँ से शुरू हुई, प्रोड्यूसर ग्रास, ग्रास से ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर से बर्ड, स्नैक और आउल। अब जो फूड चेन है, मुख्यतः फूड चेन दो प्रकार की होती है, या हम कह सकते हैं कि हम फूड चेन को दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं। इसके एक है आपका ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो सिंपल फूड चेन है, हम उसको ग्रेजिंग फूड चेन कह सकते हैं। अब ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं या जो हर्बीवोर्स हैं, ये कई बार फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में है और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो है वो भी इनको खा सकता है। मतलब कई बार क्या होता है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है, इसमें एक सीरीज़ तो बन रही है, लेकिन कई बार वो सीरीज़ या जो चेन है वो टूट भी जाती है। अब ग्रेजिंग का जो बहुत साधारण सा मतलब है कि जो एक सिंपल फूड चेन है, हम उसको ग्रेजिंग फूड चेन कह सकते हैं। और सेकेंड वन इज़ डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन को सैप्रोफिटिक फूड चेन भी कहते हैं। तो ये जो डेट्राइटस फूड चेन है, ये जो डेट्राइटस फूड चेन है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये फूड चेन प्रारंभ होती है, ये मृतोपजीवी पदार्थों से प्रारंभ होती है। अब मृतोपजीवी पदार्थ कैसे होंगे, जो कि सैप्रोफाइट्स हैं। यहाँ पर जो एक चेन जैसी बनी दिख रही है, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है कि जहाँ पर सॉल्टी लेक है या जहाँ जैसे सी का जो किनारा है, वहाँ पर मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है। मतलब जहाँ पर भी खारे पानी होगा वहाँ पर मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाएगी। अब वो जो मैंग्रोव वेजिटेशन है, थोड़े कुछ बड़े उसमें प्लांट्स होते हैं, उनकी लीफ या उनका कोई भी पार्ट जो है प्लांट का, वो नीचे गिरेगा। कहाँ पर, सी में। और उसको जो है, जो सैप्रोफाइट्स है उसको तोड़ देंगे और फिर उनको कौन खाएंगे, जैसे छोटे छोटे जो कीड़े हैं या लार्वाज हैं, वो उस जो डिकम्पोज मटेरियल है उसको लेंगे और फिर जो डेट्राइटस फीड एनिमल्स हैं उनको खाएंगे, स्मॉल कार्निवोरस, और स्मॉल कार्निवोरस को खाएंगे लार्ज कार्निवोरस। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, ये चेन पूरी चल रही है। अब चूंकि ये चेन कैसी चल रही है, ये कहाँ से प्रारंभ हुई है, ये प्रारंभ हुई है मृत जीवों से, तो इसलिए इसको कहेंगे हम डेट्राइटस फूड चेन या मृत जीवी खाद्य श्रृंखला, क्योंकि ये मृत जीवों से प्रारंभ होती है और ये फूड चेन सूक्ष्म जीवों से होते हुए बड़े जंतुओं तक पहुंच जाती है। हम इसे सैप्रोफिटिक फूड चेन भी कह सकते हैं। तो ये जो डेट्राइटस फूड चेन है, इसका वर्णन सबसे पहले ओडम ने किया था। उन्होंने बताया कि दक्षिण फ्लोरिडा के लवणीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मैंग्रोव की जो पत्तियां हैं वो गर्म और गहरे जल में गिर जाती हैं और वहाँ पर कई फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कई एल्गीज हैं। तो ये सब क्या करती हैं, ये सब शैवाल के कारण वहाँ पर मॉइस्ट भी है, तो इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। जब इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो इनको जो है छोटे छोटे जो निमेटोड्स हैं, छोटे छोटे जो भी हैं, वो उनको खा लेते हैं। फिर इनको कौन खाएगा, जो स्मॉल कार्निवोर्स, और स्मॉल कार्निवोर्स को खाएंगे लार्ज कार्निवोर्स। तो ये इस तरह से एक पूरी की पूरी चेन चलती रहती है। अब इसमें जो हर लेवल पर, जैसे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है और सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हैं, इन सब में क्या है
कि हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पोषक स्तर बना रहा है, एक पोषक स्तर या ट्रॉफिक लेवल। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, यदि हम से एक सिंपल चेन की बात करें, ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें, तो ग्रेजिंग फूड चेन में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो शाकाहारी, वो ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर फूड जो है एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा रहा है। अब जो तीसरा पोषक स्तर होगा या जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा वो होगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे मांसाहारी जंतु या कार्निवोरस, तो वो होगा आपका टर्शरी कंज्यूमर्स। इस तरह से ये एक मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पर जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ट्रॉफिक लेवल से वो एक ट्रॉफिक लेवल वालों को दूसरे ट्रॉफिक लेवल वाले खाएंगे, और इस तरह ये पूरी की पूरी जो है फूड चेन आराम से चलती है। वैज्ञानिक एल्टन ने के अनुसार या उन्होंने बताया कि नेचर में पाई जाने वाली जो भी फूड चेन है ये 5 या 6 ट्रॉफिक स्तर पर या इससे अधिक लेयरिंग नहीं होती, मतलब स्तर जो है इनका कितना होगा 5 से 6 का। और प्रकृति में जो सामान्य रूप से जो खाद्य श्रृंखला होगी कोई भी उसकी, वो उसमें मतलब 5-6 होंगे। जैसे हरे पौधे को खाया हिरण ने, हिरण खरगोश, फिर खरगोश को खाएगा, और जो बड़ा एनिमल होगा उसको खाएगा शेर। तो इस तरह से ये 4 या 5 ही अधिकतम स्तर होता है फूड चेन का। तो हमने अभी कौन सी 2 प्रकार की फूड चेन पढ़ी, एक पढ़ी ग्रेजिंग फूड चेन और एक पढ़ी डेट्राइटस फूड चेन। अब ये देखो, ये है आपकी एक सिंपल फूड चेन। सिंपल फूड चेन में ग्रीन प्लांट है, फ्लावर। अब फ्लावर को जो है बटरफ्लाई कहाँ पर आती है, फ्लावर के पास। फिर इस बटरफ्लाई को कौन खाएगा, फ्रॉग। तो ये देखो इसमें जो हर लेवल हो गया, ये हो गया आपका प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और लास्ट में सबसे है आपका ईगल। तो जो ईगल है ये कॉर्निवोरस हो गया, ये क्या हो गया, मांसाहारी। अच्छा, अब हम ये डेट्राइटस फूड चेन की बात थोड़ी सी और कर लें कि जो डेट्राइटस फूड चेन है ये चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो दिस टाइप ऑफ फूड चेन goes from dead organic matter into microorganisms and then to organisms. डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होकर ये बड़े ऑर्गेनिज्म तक जाएगी। तो यहाँ पर ये जो चेन बन रही है ये डेट्राइटस फूड चेन के कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे फर्स्ट में देखो आप, जैसे इसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर को लिया अर्थवॉर्म ने, अर्थवॉर्म को कौन खाएगा, फ्रॉग को खाएगा स्नैक, और स्नैक हेवल्स। तो इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर कोई भी नहीं है, इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन ये कहाँ से शुरू हो रही है, सैप्रोफिटिक प्लांट से। अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, हम इसमें दूसरा देखें तो उसको किसने खाया, स्नेल ने, स्नेल को खाया फिश ने। इसमें एक और है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को किसने खाया, डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया और फंजाई ने उसको और डिकम्पोज कर दिया, फिर जो पूरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको खाया स्मॉल फिश ने और लार्ज फिश ने। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है आपका फूड वेब। तो पहले हम इसमें इस डायग्राम में हम देखेंगे कि देखो ये ग्रीन प्लांट है। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट का मेन काम क्या होता है कि ये सोलर एनर्जी को या रेडिएंट सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये जो हम कह सकते हैं जो ग्रीन प्लांट है फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का
निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। या ये जो ग्रीन प्लांट हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको परिवर्तित कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। और जो केमिकल एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में ग्रीन प्लांट्स में डेवलप होगी। और ये जो 10 ग्रीन प्लांट्स ऑक्यूपाई इन एनी फूड चेन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब जो ग्रीन प्लांट है ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स का लेवल है, और ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को देखो, इसमें क्या है कि ग्रास को खाया, वही आपकी ये पूरी की पूरी फूड चेन बन रही है। पर हम एक जो शब्द आ रहा है नया, क्या है? फूड वेब आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है? फूड वेब। तो ये तो है आपकी सिंपल फूड चेन, लेकिन हम फूड वेब किसे कहेंगे? यदि ये जो चील है ये डायरेक्ट ग्रास हॉपर को भी खा सकती है, या ये जो चील है ये डायरेक्ट रैबिट को भी खा सकती है, और भी जो फूड चेन है, तो किसी भी इकोसिस्टम में कम से कम 5 से 7 फूड चेन हो सकती हैं। कितनी फूड चेन हो सकती हैं? 5 से 7 फूड चेन हो सकती हैं। और ये जो जितनी भी फूड चेन है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। अब देखिए, किसी भी घास स्थल में या किसी भी ग्रास लैंड के इकोसिस्टम में हम जो लीनियर फूड चेन है वो 4 से 5 हो सकती हैं। जैसे सबसे पहले ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, और ग्रास हॉपर को डायरेक्ट खा लिया हैवक ने। दूसरी है ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, फिर खाया लिजर्ड ने, या कोई भी और जो गार्डन में है जैसे गिरगिट वगैरह। फिर है आपकी ग्रास को खाया डायरेक्ट चूहे ने, और चूहे को खा लिया चूहे को बाज ने खाया। तो ये जो डिफरेंट फूड चेन है, जब ये आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं कि कोई भी किसी को ले सकता है या कोई भी किसी को खा सकता है। वो क्यों? मतलब परिस्थितियों में होता क्या है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो डिफरेंट फूड चेन है ये किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पर जुड़ जाती हैं और फूड वेब का निर्माण कर लेती हैं। जैसे अभी आपको बता रहे हैं कि जितने भी जो इकोसिस्टम है उसमें ये जो एक लेवल से दूसरे लेवल में, ये क्या है? आपके ट्रॉफिक लेवल। एक पोषक स्तर, मतलब एक जो है ऑर्गेनिज्म वो एक लेवल हो गया, दूसरा का दूसरा लेवल हो गया। तो इकोसिस्टम में जो डिफरेंट फूड चेन है, जब ये आपस में पोषक स्तर पर जुड़ जाती हैं तो हम इसे फूड वेब कहते हैं। तो किसी भी फूड चेन की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें जुड़ी फूड चेन से निर्धारित होती है। मतलब किसी भी इकोसिस्टम में जितनी अधिक फूड चेन होगी तो उसकी जो फूड वेब है वो उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी या वो वेल डेवलप्ड होगी। अब जो जितनी भी फूड चेन है वो किसी में भी हो सकती है, मतलब या तो डेट्राइटस में भी हो सकती हैं और ग्रेजिंग फूड चेन में भी हो सकती हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा फूड चेन होंगी वो और वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगी, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। और जो फूड वेव्स हैं तो हम कह सकते हैं कि मैनी फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। और किसी भी इकोसिस्टम की जो एक बेसिक यूनिट हम फूड वेब को कह सकते हैं। फूड वेव्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को मेंटेन रखती हैं। अब कोई भी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी फूड वेब डिपेंड्स अपॉन द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो किसी भी इकोसिस्टम में जितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे उसकी फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता उतनी अधिक होगी और वो इकोसिस्टम उतना ही वेल डेवलप्ड होगा। तो इकोसिस्टम की जो फूड वेब है ये किस किस पर डिपेंड करती है? ये मुख्यतः
दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो लेंथ ऑफ द फूड चेन, कि फूड चेन की लंबाई कितनी है। अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि अधिकतर फूड चेन जो है वो 5 से 6 स्तरों तक बनती हैं। दूसरा, अल्टरनेटिव्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंज्यूमर इन चेन। अब किसी भी चेन में अल्टरनेटिव्स क्या हैं, मतलब यदि मान लीजिए किसी भी एक फूड चेन में कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स की कमी हो जाती है तो उसकी कमी को जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे रिप्लेस कर देता है। मतलब कोई भी जो बड़ा कार्निवोरस है, यदि जैसे हम कहें अजगर है, तो अजगर हमेशा सिर्फ इसलिए भूखे नहीं रहेगा कि उसको जो है फ्रॉग नहीं मिला या उसको जो एक स्पेशल टाइप का रैट नहीं मिला, वो किसी और को खाकर अपनी भोजन की तृप्ति कर लेगा, मतलब उसको जो है भोजन मिल जाएगा। तो ये फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी है। इस प्रकार तो जो ये फूड वेव्स हैं, ये जितनी अधिक जटिल होगी उतना ही अधिक इकोसिस्टम जो है स्टेबल होगा। इसी तरह जितनी लंबी खाद्य श्रृंखला होगी, मतलब फूड चेन जितनी लंबी होगी, तो वो इकोसिस्टम भी उतना ही अधिक स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं सॉरी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कि हर लेवल पर भोजन जो है फूड चेन के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हर ट्रॉफिक लेवल से एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो और किसके माध्यम से हो रहा है एनर्जी का फ्लो, फूड चेन के माध्यम से। तो फूड चेन के माध्यम से इकोसिस्टम में ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, और किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा को जो ट्रांसफ़र है वो किस तरह होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक। अब यदि हम मान लें कि ग्रीन प्रोड्यूसर्स के पास यदि सबसे अधिक एनर्जी है, तो वो टॉप कॉर्निवोरस तक जाते जाते कम होगी, क्योंकि हर लेवल पर ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का रिडक्शंस होता है। यदि प्रोड्यूसर्स के पास मान लो 1500 किलो कैलोरी उसने सनलाइट से जो केमिकल एनर्जी फॉर्म की है वो है 1500 किलो कैलोरी। अब जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास पहुँचते पहुँचते 15 कैलोरी रह जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास पहुँचते पहुँचते 10 कैलोरी रह गई, और टर्शरी कंज्यूमर्स के पास पहुँचते पहुँचते और भी कम हो गई। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा का ह्रास हो रहा है या ऊर्जा नष्ट हो रही है। तो हम इसको थर्मोडायनामिक्स के दोनों नियमों के आधार पर समझ सकते हैं। एक तो थर्मोडायनामिक्स का जो एक लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इस नियम के अनुसार हम न तो ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ ऊर्जा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसे हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं, और ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है। तो ये जो प्लांट्स, ये जो इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल हैं, ये भी इसी तरह काम कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पादपों में सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो है किस में हुआ, पादपों में सौर ऊर्जा का रूपांतरण हुआ केमिकल रासायनिक ऊर्जा में। अब जो रासायनिक ऊर्जा है वो कन्वर्ट हुई, या कई बार जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर गई, तो ये क्या हो गया, एक ऊर्जा का फ्लो, कि ऊर्जा जो है कैसे फ्लो कर रही है, एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह एक लीनियर फॉर्म में होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, वो अपवर्ड नहीं होगा, या तो एक ही डायरेक्शन में होगा, और यही एनर्जी फ्लो है। इसके बाद एक दूसरा लॉ होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंतर्गत हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। इसके अनुसार जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में
स्थानांतरित होती है, रूपांतरित होती है, तो ऊर्जा में कमी आती है। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी